नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो हमारे ये ऑनलाइन विद्यार्थी चैनल है, इस लॉकडाउन में यानी कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसी परिस्थिति में ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं खुल रही है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से अभी तक आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आईपीसी का विकास हुआ, अपराध क्या होता है, आईपीसी को हमने देखा। ठीक, आईपीसी के बाद हमने बात की कि आईपीसी मैंने आपको बताया था कि आईपीसी के अंदर 23 अध्याय होते हैं। क्या होता है आईपीसी में? 23 अध्याय होते हैं और इस 23 अध्याय में अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अध्याय नंबर जो 1 था वो था आपका 1 से धारा 5 तक, दूसरा जो था वो था आपका धारा 6 से और 52 तक। ठीक, बात पूरी क्लियर की। अध्याय नंबर 1 में हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है इसकी, जो आईपीसी है, कहाँ तक विस्तार है, कहाँ कहाँ अपराध कारित होने पर दंड मिलता है, किस तरह की चीजें रहती हैं। और नंबर 2 में हमने देखा था कि जो कुछ परिभाषाएं पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिएगा, अब उसी की एक अगली श्रृंखला हम लोग बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो अध्याय है वो है अध्याय 3। अगला क्या है दोस्तों? देखो, अगर हम बात करें आगे की तरफ तो अगला सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, अगर हम बात करें अध्याय 3 की, क्या बात करें हम लोग? अगर हम लोग बात करें अध्याय 3 की तो आप देखेंगे जो अध्याय 3 है ये आपका दंड से संबंधित है। क्या है ये है दंड से संबंधित। ठीक, यानी कि दंड कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से दंड दिए जाते हैं, उन सब पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इसमें जो ये वाला आपका अध्याय है, इसमें धारा 53 से और धारा 75 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि सब धाराएं डिस्कस करें, जो तो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा कि सबसे पहले इसमें एक धारा आती है, धारा 53। क्या आती है? देखो दोस्तों, धारा 53 इसमें आती है। देखिएगा, जो धारा 53 है ये बताती है कि जो दंड होता है वो कितने प्रकार का होता है। क्या बताती है? कि जो दंड हमको दिया जाता है, अगर हम अपराध कोई करते हैं तो उस अपराध करने के बाद जो सजा या दंड मिलती है वो कितने प्रकार का होता है। देखिएगा, तो जो दंड होता है, अगर हम बात करें उसकी, देखिएगा दंड के प्रकार। देखो, अगर हम बात करें, पहले क्या था कि 1949 में एक दंड था, 1949 में एक दंड था, इसका नाम था दंड दास्ता। दंड दास्ता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, क्या करा गया है कि 1959 में एक था दास बनाना, मतलब कि लोगों को दास, भाई किसी ने अपराध किया और आपसे कहा गया कि ठीक है आपने ये काम के गलती स्वीकार किया, आपने कहा कि ठीक है आप हमारे यहाँ 2 माह तक दास बन के रहो। तो अब देखो, अगर हम बात करें, पहले 6 थे, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान समय में 5 प्रकार के दंड हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में 5 तरह के दंड हैं। देखिएगा ये कौन कौन से हैं। तो जो नंबर 1 दंड है वो है मृत्यु दंड। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जो दंड है वो है मृत्यु दंड, यानी फांसी आपको दी जाएगी। ठीक, नंबर 2 इसमें दंड आ जाता है आपका, जिसका नाम है आजीवन कारावास। नंबर 2 क्या है? देखो, इसमें नंबर 2 जाता है आजीवन कारावास। ठीक, नंबर 2 आजीवन कारावास का मतलब ये है कि इसमें जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप जेल में रहोगे। ठीक, यानी कि आपकी जब तक जिंदगी है तब तक क्या होगी, तब तक आपकी जो जिंदगी रहेगी वो जेल में बीतेगी पूरी की पूरी। ठीक, इसको कहा जाता है आजीवन कारावास। अब देखो, ये जिंदगी भर के लिए होता है। नंबर 2 अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर आए, तीसरा होता है आपका कारावास। तीसरा क्या होता है? कारावास होता है। और जो ये कारावास होता है, एक तो होता है साश्रम और नंबर 2 होता है सादा। ठीक, देखो
साश्रम कारावास का मतलब साश्रम, या इसे हम कह देते हैं कठोर कारावास भी इसको हम कह देते हैं। ठीक, यानी कि जो साश्रम कारावास होता है इसमें आपको जेल में रहने के साथ साथ वहां पर कार्य भी करना पड़ता है। ठीक, यानी कि फ्री की रोटी आपको वहां पर कोई नहीं देता। और जो सादा कारावास होता है, यहाँ क्या करना है आपको, केवल आपको फ्री की रोटी वहां पर तोड़नी है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, वहां पर कोई काम नहीं करना पड़ता, इसको हम कहते हैं सादा कारावास। ठीक, देखो अब इसी के बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला कारावास जो है वो है आपका इसमें संपत्ति का समापहरण। मतलब कि आपकी जो संपत्ति होगी उसको जब्त कर ले जाएगा, यही आपका कारावास जो है नंबर 4 पे आता है। और अंतिम जो नंबर 5 है वो है जुर्माना, जो भी अभी एग्जाम में पूछा गया था। देखो जुर्माना कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं अर्थदंड, या हम कह सकते हैं आर्थिक दंड। क्या कह सकते हैं इसको हम आर्थिक दंड भी कह सकते हैं, जो आपका ये वाला दंड होता है। ठीक, देखो तो 5 प्रकार के दंड हमने देखे। नंबर 1 मृत्युदंड होता है, इसे फांसी दी जाती है। नंबर 2 आजीवन कारावास होता है, मतलब कि इसमें सजा का निर्धारण नहीं होता, कितने वर्ष होगी, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद कारावास की हमने बात की, एक तो होता है साश्रम कारावास और एक होता है आपका सादा कारावास। और जो नंबर 4 है संपत्ति का समहरण, और नंबर 5 आता है आपका जुर्माना या आर्थिक दंड, यानी इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आपने कुछ किया है। ठीक, रकम आपको देनी पड़ती है। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके से देखा कि 5 तरह के जो दंड है उनके प्रकार होते हैं। देखिएगा, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर 1 जो मृत्युदंड है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, देखो अगला अगर हम बात करें इसमें कि जो मृत्युदंड है उससे संबंधित कुछ चीजें हैं, तो देखिएगा कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान है। देखेंगे आप लोग इसमें कि अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है, तो आप लोग देखें ध्यान से कि इसमें आपकी आती है धारा 121, धारा कौन सी 121 आती है, 132 आती है, 194 आती है। ठीक, उसके बाद 302 आती है, 305, 307, 364 कै, और इसमें आती है आपकी 396। ये क्या है, ये ऐसी धाराएं हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक, अब देखो अगली अगर हम बात करें इसके लिए, एक केस आया था जिसका नाम था बच्चन सिंह बनाम भारत सरकार, पंजाब सरकार, सॉरी, क्या था, एक केस था जिसका नाम था बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार। क्या कहा गया था, एक केस क्या था, एक केस था जिसका नाम था बच्चन सिंह बनाम भारत सरकार। और इस केस में कहा गया कि भाई ऐसा नहीं होगा कि साहब आप किसी भी मामले में फांसी दे दें, केवल इन्होंने कहा कि जो मामले रेयरेस्ट टू रेयर, मतलब कि जो अधिक से अधिक गंभीर और जघन्य मामला हो, क्या कह सकते हैं, जो जघन्य ओबली गंभीर अपराध होगा उसी में क्या दिया जाएगा आपको, उसी में आपको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखें कि बताइएगा तो फांसी की सजा से संबंधित कौन सा बाद आया था, तो वो था आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार आया था। अगर हम बात करें इसके आगे के लिए, देखिएगा अगली बात इस तरीके से है कि जो मृत्युदंड की अगर हम बात करें कि ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बताइएगा अब तक हमारे भारत में कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई है। ठीक, तो महिला तो अभी एक भी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें पुरुषों की कि कितने ऐसे पुरुष हैं, पुरुष
जिन्हें क्या हुई है, फांसी की सजा दी गई है। देखिएगा, तो ध्यान रखें आप कि अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। ठीक, अब आप देखेंगे सबसे पहले, ये तो कब की बात है, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की। क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि जब से भारत आजाद हुआ है, जब से हमारा अपना संविधान बना है, तो तब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कि 1414 लोगों को क्या हुआ है, अब तक फांसी दी गई है। और इनमें अगर हम बात करें सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो सर्वप्रथम जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। कौन थे व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे। आप बड़े अच्छे से इनका नाम जानते होंगे, अगर होंगे आप लोग, भाई इनका नाम आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक, ये क्या थे, ये जो नाथूराम गोडसे थे, इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्या कहते हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये क्या थे, देखो, ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति, मतलब कि आजाद होने के बाद भारत में जिनको फांसी की सजा दी गई थी, वो कौन थे, नाथूराम गोडसे। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं महिलाओं की। अगर हम बात करें कि पहली महिला है, तो अभी तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। केवल ऐसा पहली बार होगा कि शबनम को फांसी दी जाएगी। ठीक, शबनम एक महिला है, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो कि शबनम है कौन, तो देखिएगा इसमें देखो, इसमें हम लोग बात करते हैं कि शबनम की। अगर हम बात करें शबनम कौन है, बहुत ही चौंकाने वाला नाम। शबनम और सलीम की प्रेम कहानी ने क्या से क्या गुल खिलाए, वो सब चीजें हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें शबनम की, तो आप देखेंगे कि ये एक गांव पड़ता है बावनखेड़ी। क्या गांव का नाम है, एक विलेज है, गांव है, एक गांव है बावनखेड़ी। और ये पड़ता है आपका अमरोहा, एक जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। क्या है, देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पड़ता है बावनखेड़ी। ठीक, और इसमें देखो क्या है, यहाँ की रहने वाली हैं। और इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने 2008 में इनके एक प्रेमी थे जिनके साथ इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और बात शादी तक भी पहुंच गई। ठीक, देखिएगा 2008 में इनके प्रेमी सलीम के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया कि परिवार के 7 लोगों की हत्या की। ठीक, और जब परिवार के 7 लोगों की इन्होंने हत्या की, तो मामला कोर्ट पहुंचा। और कोर्ट पहुंचने के बाद 14 जुलाई 2010 को क्या हुआ, देखो 14 जुलाई 2010 को अमरोहा के न्यायालय ने, अमरोहा की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। क्या इनको फांसी की सजा सुनाई गई। और 2010 के बाद ये मामला चलता रहा धीरे धीरे, और चलने के बाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसकी जो फांसी की सजा थी उसको बरकरार रखा। और अब होता क्या है, देखो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 72 है, और अनुच्छेद 72 कहता है कि अंतिम मौका होता है किसी व्यक्ति के पास कि अगर वो राष्ट्रपति के पास चला जाए, यानी अपनी जो याचिका है वो राष्ट्रपति को लिखकर भेज दे कि साहब मेरी फांसी टाला जाए, तो अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने भी क्षमा नहीं किया, और कंडीशन बनकर ये आई कि जो शबनम है, ये कहा गया कि आजाद भारत की पहली महिला होंगी जिनको फांसी की सजा दी जाए। क्या होंगी, ये देखो, ये कि आजाद
भारत की पहली महिला जिन्हें क्या होगा, जिन्हें फांसी दी जाएगी। ठीक, क्या होंगे ये? अभी नहीं हुई लेकिन पहली महिला होंगी आजाद भारत की जिनका होगा, जिनको फांसी दी जाएगी। ठीक, अब देखो फांसी की अगर हम बात करें तो ये जो फांसी इनको दी जाएगी वो होगी मथुरा की जेल में। कहाँ देंगे? कान्हा की नगरी, कृष्ण की नगरी जो मथुरा है वहां पर इनको फांसी दी जाएगी, वहां की जेल में। और इसमें जो पवन जल्लाद हैं वो इनको फांसी देंगे। ये खैर अभी फांसी जब लग जाए तब की बातें हैं सब चीजें, लेकिन शबनम का नाम बहुत ही चर्चा में है इसलिए मैंने आपको बताया इसमें। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें इसके अलावा कि कंडीशन बन के क्या आती है कि फांसी की सजा के बारे में हमने शबनम के बारे में पूरा का पूरा बात पढ़ी। ठीक, किस तरीके से जो शबनम थी वो 16 बनी शबनम चर्चा में रहा 2008 के बीच, और अब तक चर्चा में रहा है। ये बहुत ही जघन्य अपराध क्या गया इनके द्वारा। देखो, अब हम लोगों ने बात की कि मृत्युदंड और उससे जुड़े हुए सारे के सारे फैक्ट जो अलग से एग्जाम में आ सकते थे उन सब पर हमने चर्चा की। अब हमने जो धारा 53 थी उसकी बात पूरी की। अब हम लोग देखो धारा 54 की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब धारा 54 पढ़ने से पहले मैं आपको 2 अनुच्छेद बता देता हूं। चलो खैर उसमें पढ़ते हैं साथ में। देखो, धारा अगर हम बात करें 54 की तो ये कहती है कि मृत्यु दंड का लघुकरण। इसमें क्या कहा गया है कि जो मृत्युदंड है उसका या तो क्षमा भी उसको किया जा सकता है या उसकी प्रकृति चयन की जा सकती है, यानी मृत्युदंड से आजीवन कारावास या सजा का कुछ निर्धारित सीमा भी कर सकते हैं। देखिएगा, अब मैं आपको एक बात बता चलूं, ये इस अर्थ कौन सकते हैं। एक बात ये है कि अनुच्छेद 72 है संविधान का, एक अनुच्छेद 72 के तहत में क्या है, देखो, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्या है अनुच्छेद 72 में? अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी व्यक्ति की जो मृत्युदंड है उसको क्षमा कर सकता है। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहां तक? तो केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है। देखो, अब इसके बाद देखो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये बात पूरी की पूरी देखी, ठीक है, कि किस अनुच्छेद में कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है और किस धारा में ऐसा कहा गया है। तो कहीं ना कहीं संविधान को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई थी। अगली बात हम लोग देखते हैं, और अगली बात किस तरीके से है। देखो, अगली धारा जिसका नाम है धारा 55। धारा 55 कहती है कि आजीवन कारावास का लघुकरण। कहती है, ये कहती है कि किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद, आजीवन कारावास का लघुकरण। ठीक, देखो, अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अभी आपसे कहा कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 161 इसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रपति की शक्ति है, और जो 161 है इसमें क्या है, इसमें राज्यपाल की शक्ति है। ठीक, बात समझ में आई आपके यहां तक? मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होगा ये मृत्युदंड को छोड़कर बाकी माफ कर सकता है। मतलब क्या है कि राज्यपाल जो होता है ये क्या कर सकता है, मृत्युदंड को छोड़कर। ठीक, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो सजाएं हैं जैसे आजीवन कारावास को कठोर कारावास से बदलना,
कठोर कारावास को सादा कारावास से बदलना और सादा कारावास को जैसे कि 2 वर्ष 4 वर्ष इस तरीके से राज्यपाल कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता। बात क्लियर हुई आपकी? यहाँ तक कंप्लीट बात हुई। देखो अब एक बात और समझें कि अगर आजीवन कारावास का लघुकरण होगा तो जो सजा होगी वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्या होगा? 14 वर्ष से क्या होगी? 14 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ये बात आप ध्यान में रखते हैं। ठीक, तो मुझे 54 और सॉरी धारा 54 और 55 पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग अगली धारा 57 पर डिस्कस करते हैं। जो मेन धारा है वही हम देखेंगे, सब हमको नहीं पढ़नी। देखो अगली है धारा 57। धारा 57 कहती है कि जो आजीवन कारावास, अगर मान के चलो कि जैसे कि मैं गणना कर लेता हूं, तो समझो पहले इसी बात लिख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। आजीवन कारावास को बीस वर्ष के तुल्य और बराबर माना जाएगा। क्या कहा गया इसमें? देखो इसमें कहा गया कि जो आजीवन कारावास होगा उसको 20 वर्ष के तुल्य यानी कि 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा जो आपका आजीवन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्या आजीवन कारावास 20 वर्ष तक का होता है? ऐसा भी नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग गणना करने वाले हैं, मैंने कहा देखो एक व्यक्ति को मिली सजा 10 वर्ष की, दूसरे को मिली 15 वर्ष की, तीसरे को मिली 5 वर्ष की और चौथे को मिला आजीवन कारावास। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा इनको कुल कितनी सजा, कितने वर्ष की सजा हुई, तो जब आप गणना करोगे ये कब होगा? ये होगा जब गणना होगी। ये कब होगा? जब गणना करेंगे तब ऐसा, मतलब गिनती काउंटिंग करेंगे तब ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सजा कुल मिलाकर हो गई, ये जो सजा है आपकी ये यहाँ जोड़ेंगे तो इसको जो मानेंगे हम आजीवन कारावास को वो 20 वर्ष के बराबर मान लेंगे। ठीक, मतलब गणना में केवल ऐसा होता है, बाकी ऐसा नहीं होता है जो आपका ये। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक? देखो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा जो क्या कहती है, और धारा 60 देखिएगा। जो धारा 60 है उसमें कहा गया है कि जो आपका सादा कारावास होगा और जो साश्रम कारावास होगा उसकी अवधि किस तरह से निर्धारित की जाएगी। इसमें क्या कहा? देखो कहा गया है कि साश्रम कारावास या कठोर, क्या तो कठोर कारावास, कठोर / साश्रम, व सादा कारावास की अवधि। देखो इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करते हैं? ये जो बात है आपकी, इस बात को हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल से समझते हुए चलते हैं। और देखिएगा अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल से समझेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो आजीवन कारावास है वो कितने का हो, सॉरी सादा कारावास किस तरीके से दिया जाएगा और साश्रम कारावास किस तरह से देंगे। देखिएगा इसमें क्या कहा गया कि जो कठोर कारावास और सादा कारावास होगा इसको कौन निर्धारित करेगा? इसको निर्धारित करेगा जो मजिस्ट्रेट न्यायालय हो। कौन निर्धारित करेगा इसको? ये निर्धारित किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। कौन निर्धारित करेगा इसको? इसको निर्धारित करेगा कौन? न्यायालय इसको निर्धारित करेगा। देखो अब कंडीशन 4 प्रकार से दंड, मतलब इसको आप 4 तरह से समझो कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है और एक व्यक्ति आपका डी है। ठीक, हुआ क्या
कि ए व्यक्ति को या तो मिलेगा कठोर कारावास, ठीक, या बी को मिलेगा सादा कारावास। मतलब 4 तरह से कारावास आप समझो, ठीक, मतलब केवल कठोर, केवल सादा, ठीक। अब यहां क्या हुआ देखो कि सादा प्लस कठोर या कठोर प्लस सादा, ठीक। ये बात क्लियर हुई आपकी। मैंने कहा कि 10 वर्ष कठोर कारावास दे दिया, 5 वर्ष सादा कारावास, लेकिन ये बात कुछ हजम आपके नहीं हुई। इसको हम हजम कैसे करेंगे देखो। अब मैंने आपसे कहा कि सजा किसी व्यक्ति को दी गई 5 वर्ष, ठीक, और कहा गया कि न्यायालय ने कहा कि 5 वर्ष की सजा में जो आपके पहले 2 वर्ष होंगे ये तो रहेंगे आपके सादा, कि आपको कुछ नहीं करना वहां पर, केवल 2 वर्ष तक खाना खाना है, मतलब फ्री की रोटी तोड़नी। और जो अगले 3 वर्ष होंगे ये क्या होंगे आपके, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मतलब साश्रम कारावास भी है, ठीक। बात समझिए आपने यहां तक। मतलब 5 वर्ष का मतलब 2 वर्ष सादा के, 3 वर्ष कठोर के। ऐसी बात ये क्या हुई, इसमें कहा गया कि भाई 3 वर्ष आपके पहले 3 वर्ष तो होंगे कठोर कारावास के, और 3 वर्ष कार्य करने के बाद जो अगले 2 वर्ष होंगे आपके, वो अगले 2 वर्ष आपके सादा कारावास के माने जाएंगे, ठीक। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। तो ये जो एग्जाम्पल था ये कौन निर्धारित करेगा, इसको निर्धारित करेगा आपका जो मजिस्ट्रेट होगा, जो न्यायालय होगा, न्यायाधीश होगा, वो उसको निर्धारित करेगा कि हमको किस तरह से सादा कारावास देना है। वो डिपेंड करता है अपराध की प्रकृति पर, या मुकदमा है उसको ग्राउंड पर निर्भर करता है, ठीक। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। यानी कि धारा 60 हमने अच्छे तरीके से समझी। अब देखो अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 63, क्या कहती है। देखो भाई अगली धारा 63, इसमें कहा गया है कि जुर्माने की जो रकम है देखो, आपको पता होगा कि कोई भी, जैसे मैंने कहा कि साहब 6 माह की सजा और या 500 रुपये का जुर्माना, ठीक, या कहा गया कि सजा के तौर पर केवल जुर्माना ही आपको देना है। तो जुर्माने की जो रकम होगी, ऐसा नहीं होगा कि साहब कुछ भी रकम रख दी जाए। जो रकम हो जुर्माने की होगी वो एक मर्यादा के में रखकर ही होगी, ठीक। मतलब ऐसा नहीं साहब कितनी भी रकम रख दें। देखो तो जुर्माने की जो रकम होगी वो दोनों पक्षों को देखते हुए, ठीक, कि कंडीशन, व्यक्ति किस कंडीशन का है, किस तरीके का है, वो देखते हुए, यानी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों को देखकर ही जुर्माने की जो रकम होगी वो निर्धारित की जाए, ठीक। ये बात क्लियर हुई आपकी यहां तक। अब देखो इसके बाद देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगली धारा महत्वपूर्ण है, वो भी धारा 67 सबसे महत्वपूर्ण। देखिएगा जो धारा 67 है वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना दिया गया और वो व्यक्ति जुर्माना देने में सफल नहीं, मतलब जुर्माना व्यक्ति नहीं दे सकता, तो आप देखेंगे कि जुर्माना ना देने पर कारावास, जुर्माना ना देने पर कारावास, ठीक। क्या कहा मैंने आपसे, मैंने कहा कि जुर्माना अगर आप नहीं देते हो तो जुर्माना ना देने पर कितना कारावास होगा, ठीक। देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस पर हमको देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे कहा गया कि ठीक है, आप अगर आप 50 रुपये का जुर्माना आपको देना है, और आपने कहा कि साहब मेरे पास 50 रुपये नहीं है देने के लिए, मैं भी गरीब और कंगाल हूँ, मेरे पास ना संपत्ति है ना कुछ है, तो उस कंडीशन में तो क्या होता है, आपसे कहा जाएगा कि ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप एक काम करो कि आप सजा काट लो उसके बदले। तो उसके सजा के बराबर क्या है, देखो अगर मैंने कहा कि अगर आपको जुर्माना दिया गया है 50 रुपये का, क्या है कि अगर जुर्माना 50 रुपये का है
तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा कि आपको 2 माह की सजा देता। आपसे कहा कि ठीक है आप 50 रुपये जमा मत करो, आप 2 माह सजा काट दो। ठीक, अगर जुर्माना 50 से प्लस और 100 रुपए तक है, क्या है जुर्माना? अगर जुर्माना 50 से प्लस है और कितने तक है? 100 रुपए तक है, तो उस कंडीशन में तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपसे कहा जाएगा कि 4 माह आपको सजा काटनी है। ठीक, और अगर जुर्माना 100 से प्लस में है, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे इतना भी हो, अगर जुर्माना 100 रुपए से अधिक है तो आपको सजा काटनी पड़ेगी कितनी? 6 माह की। बात आपने समझी यहां तक पूरी की पूरी? ठीक, ये एग्जाम में आ सकता है, मिलान में कर सकता है, किस तरीके से मैचिंग आ सकती है एग्जाम के लिए। ठीक, बात यहां तक हमने पूरी की। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि धारा 67 और 67 पे हमने बात की। अगली धारा आती है 69 कि भाई मैं अब 69 जो क्या है, 69 इससे रिलेटेड चीजें हैं। देखो धारा 69 क्या कहती है, देखो धारा 69 कहती है कि जुर्माने का आनुपातिक भाग देने पर सजा का खत्म होना, या किताबी भाषा में बात करें हम तो पर्यवसान होना। ठीक, ये बात मैंने लिखी तो समझ में आना थोड़ा लगेगा कि साहब अरे सर ने कैसा बताया, नहीं समझ में आया, तो इसके लिए मैं भी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिएगा धारा 69 की हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल उदाहरण समझते हैं धारा 69 का। देखो ये व्यक्ति को सजा हुई 100 रुपए की, या 100 रुपए का जुर्माना लगा। ठीक, और सजा कितनी मिली इसको? सजा मिली इसको 4 माह की। ठीक, क्या हुआ? जुर्माना लगा, सजा कितनी हुई? सजा हुई 4 माह की। ठीक, बात क्लियर हुई यहां तक? देखो अब हुआ क्या कि भाई उसने क्या करा, अनुपात का मतलब मैंने कहा अनुपात में होना। अनुपात का मतलब क्या है? देखो अनुपात का मतलब ये है कि उसने क्या करा कि 3 माह तो उसने सजा काट ली, ठीक, प्लस 4 से 25, और उसने क्या करा 25 रुपये उसने दे दिए सजा के तौर पर। या उसने क्या किया, उसने 2 माह सजा काटी और उसने कहा 2 माह सजा काटने के बाद उसने दे दिए 50 रुपये। ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने आपको बताया था, यही आपकी धारा 69 कहती है। ठीक, क्लियर हुई? मतलब कि जुर्माने का अनुपातिक भाग देने पर, मतलब कि जुर्माने का भाग एक अनुपात में देने पर आपकी सजा खत्म हो जाएगी। मतलब कि ठीक 2 माह सजा आपने काट ली और तुरंत दे दी 50 रुपये, आपने तो कहा ठीक है आप घर जा सकते हो, आपकी सजा खत्म हो जाती है। ठीक, अब देखो इसके बाद हम अगली धारा पर बढ़ते हैं। धारा 71 क्या कहती है, बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन ये वाला। देखो धारा 71 ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। धारा 71 और एक धारा है इसके बाद 72, दोनों लगभग रिलेटेड है एक दूसरे से। देखो ये कि इसमें कहा गया है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। इसमें कहा गया है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। ठीक, इसका
फिर वही बात एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक, देखो इसका मतलब ये हुआ, पहला एग्जाम्पल ये हुआ तो जो एग्जाम में आया हुआ है, इस वर्ष आया था कि आप किसी व्यक्ति को या तो 1 लाठी मारो या 50 लाठी मारो, सजा आपको बराबर मिलनी है। शायद उसमें कहा उदाहरण नंबर 1 है कि 1 लाठी मारो या 50 लाठी मारो, ठीक, सजा क्या होगी? सजा समान होगी। मतलब कि जो सजा 1 लाठी मारने पर है वही सजा आपको 50 लाठी मारने पर भी बराबर रहेगी। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हुआ आपका। देखो नंबर 2 है कि चाहे तो आप किसी घर से 50 रुपए चुराओ या 500 रुपए चुराओ, सजा आपको बराबर मिलनी है। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा या तो आप चुराओ 50 रुपए या चुराओ आप 500 रुपए, सजा क्या होगी? सजा आपको बराबर। ऐसा नहीं कि साहब 500 पे 2 साल है और 50 पे 1 साल, तो ये क्या है? सजा जो है आपको बराबर मिलनी है, अलग अलग सजा आपको नहीं मिलेगी। ठीक, अब ये है कि चाहे तो आप हत्या करो 1 व्यक्ति की, चाहे हत्या करो आप 2 व्यक्तियों की, आपको मुकदमा 302 का लिखा जाएगा। ठीक, सजा मृत्युदंड है तो मृत्युदंड आपको मिलेगा, एक ही के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि साहब दोनों के 2 मृत्युदंड मिल जाए आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। ठीक, चाहे तो आप डकैती करो 2 रुपए डकैती, चाहे आप डकैती नेशनल हाईवे पर करो, चाहे डकैती आप किसी कच्ची रोड पर करो, तो डकैती क्या होगा? सजा आपको बराबर मिलनी है, अलग नहीं कि साहब वहां सजा अलग है वहां सजा अलग, ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जो मैंने अभी आपसे बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, एग्जाम में आया भी था, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ठीक, देखो चाहे आप थप्पड़ 1 मारो या थप्पड़ 5 मारो, आप बराबर सजा आपको मिलनी है। ये क्या हुआ? ये हुआ कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के दंड जो होगा वो समान होगा, अलग अलग दंड आपका नहीं मानेगा। अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा जो है वो कहती है धारा 72। क्या देखो है धारा 72 को हम समझ लेते हैं। देखिएगा, देखो देखो भाई, अगर हम बात करें धारा 72 की, तो देखिएगा आप कि मान के चलो जैसे कि आपने कई सारे अपराध किए हैं, क्या हुआ है कि कई अपराध में से कई अपराध करने पर सबसे कम सजा वाले अपराध के लिए दंड यदि संदेह है। क्या है कि मान के चलो जैसे कि किसी व्यक्ति ने 4 अपराध किए, क्या करा इस व्यक्ति ने कि किसी व्यक्ति, उदाहरण समझो इसका, मैंने आपसे जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति ने 4 अपराध किए और उन 4 अपराधों में क्या चला कि उनमें पता चला कि किसी उस व्यक्ति ने केवल किसी व्यक्ति को लाठी से मारा है, और बाकी जो 3 अपराध हैं, उसने चोरी की, उसने डकैती की, बाकी जो अपराध है उनका पता नहीं चल पाया, मतलब उन पर क्या रहा, उन पर संदेह बना रहा। ठीक, क्या कर रहा मैं, उन पर संदेह बना रहा। तो उन 4 अपराधों में जिसकी सजा सबसे कम होगी वो सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने अपराध कारित किया है। ठीक, बात करिए, अगर संदेह बना हुआ है तो जो सबसे कम अपराध वाला दंड होगा वही आपको दिया जाएगा। इस तरीके से आप इस धारा 72 को आप समझ सकते हैं। ठीक, अब धारा 73 और 74 भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, देखो धारा 73 क्या कहती है, इसमें बताया गया है एकांत परिरोध।
क्या कहा गया इसमें? एकांत परिरोध। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझो कि किसी व्यक्ति को अकेले रखना किसी बंद स्थान में, ऐसा समझो आप इसमें कि किसी व्यक्ति को अकेले रखना, ये आप आसान भाषा में समझो। मतलब कि कोई कमरा बना हुआ है, उसमें आपने एकांत में उसको रखा, तन्हाई में आपने उसको रखा, तो वो कहलाता है आपका एकांत परिरोध कहलाता है। ठीक, अब देखो एकांत परिरोध का मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलो कि जो आपका कारावास होता है, कठोर कारावास, तो ये सबसे अधिक कठोर कारावास है। ठीक, मतलब कि कोई गंभीर मामला उसने किया है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको कह सकता है कि इस व्यक्ति को 1 माह या 2 माह एकांत परिरोध में रखना है। ठीक, उसके लिए अलग अलग सीमाएं हैं। देखो जो आपका एकांत परिरोध होगा, मतलब जेल में ऐसा एक तो क्या होता है कि मान के चलो कि एक कमरा बना हुआ है, पूरा एक बैरिक बनी हुई है, और इस बैरिक के अंदर 50 व्यक्ति हैं, आपस में वो लोग रह रहे हैं, 30 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति रह रहे हैं, और एक कंडीशन क्या है कि बहुत छोटा कमरा है और इस कमरे में एक व्यक्ति को रखा गया, तो ये एक व्यक्ति रखा गया है, यही आपका एकांत परिरोध कहलाता है। देखो अब एकांत परिरोध की जो अवधि होगी वो कितनी हो सकती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा कि अगर सजा है 6 माह की, मतलब कि अगर सजा उसको 6 माह की है तो आप उसे 1 माह तक एकांत परिरोध में रख सकते हो। ठीक, बात क्लियर हुई? अगर सजा 6 माह से अधिक और 1 वर्ष के बीच है तो इसमें जो है आप 2 माह तक एकांत परिरोध में रख सकते हो। ठीक, और अगर सजा 1 वर्ष से प्लस में है तो उसे आप 3 माह तक एकांत परिरोध में रख सकते हो। ये बात कहता है आपका जो धारा 72 है। ठीक, देखो अब एक चीज आप यहां समझें, आपने देखा होगा साथ सजा 2 वर्ष अगर हो तो 2 वर्ष हो तो भी 3 माह होगा, 4 वर्ष हो तो भी 3 माह होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल अवधि जो होगी वो 3 माह से अधिक नहीं होगी। क्या कहा मैंने आपसे? कि मैंने कहा कि जो कुल अवधि होगी एकांत परिरोध की वो कितनी होगी? जो कुल अवधि होगी वो 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। तो 73 धारा हमने समझी इस तरीके से, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहां तक? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये आपने देखा यहां तक। अब देखो अगली धारा पर हम बात करते हैं, सेम इसी का है, अगर आपने ये समझा तो वो तो समझना बहुत ही आसान है। देखो धारा 74 इस अध्याय की देखो धारा 74 कहती है कि एक बार में कितना अधिकतम एकांत परिरोध हो सकता है। मतलब कि एक बार में अधिकतम एकांत परिरोध। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायाधीश किसी व्यक्ति को एक बार में अधिकतम 14 दिन तक रख सकता है एकांत परिरोध। मतलब क्या हुआ? देखो कि अधिकतम क्या होगा कि अधिकतम 14 दिन तक एकांत परिरोध में रख सकता है। ठीक, आगे देखो अगली बात क्या हुई, इसमें कहा गया कि किसी एक माह में 7 दिन से अधिक आप नहीं रख सकते। क्या कहा मैंने आपसे? किसमें कहा कि एक माह में 7 दिन से अधिक नहीं, मतलब एक बार में अधिकतम 14 दिन। में से कहा कि भाई किसी माह, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक माह में 7 दिन, तो 7 दिन 14 दिन कैसे हो? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक माह के अंतिम में 7 दिन आपने रखा और दूसरे माह के शुरू में आपने 7, तो क्या हुआ? ये बन गया आपको कुल 14 दिन। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये समझा। देखो तो अध्याय 3 हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको,
आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक, जब नोट्स बना लेंगे आप और आईपीसी हो जाएगी हमारी कंप्लीट, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना किसी से पढ़ने की जरूरत है। केवल जरूरत है तो आपको है केवल रिवीजन करने की। अगर आप इसका एक बार आप पढ़ लें, एक बार रिवीजन कर लें, तो मैं उम्मीद आपसे करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 100% मेरा अनुभव जो है पढ़ाने का वो कहता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस मूल विधि का बचकर नहीं जाएगा। ठीक, और जो हम लोग आपके साथ हैं, जो ऑनलाइन विद्यार्थी हमारा चैनल है, पूरी कोशिश करता है कि आपको 100% सिलेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें, उसके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद आप देखें कि भाई जो मैंने पढ़ा है आपको, क्या इसी में से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि नहीं बनते। तो देखो, किसी भी टीचर को परखने का तरीका क्या है, किसी भी टीचर को परखने का तरीका है कि जो टीचर ने पढ़ाया है क्या ऐसा एग्जाम में पिछले साल एग्जाम में आया है कि नहीं आया है, या ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दिया। ठीक है साथियों, तो आप जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं या कुछ भी हैं, आप उनको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जैसे वीडियो आए तो आपको चले पता कि साहब वीडियो आ गई है, हम आपको देखनी है। ठीक, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।